बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, ये फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन जारी है और हमने देखा कि सेकंड सेमीफ़ाइनल भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ। अनफॉर्चुनेटली हम सब की फेवरेट मोरक्को ये मैच नहीं जीत सकी, फ्रांस ने 2-0 से उनको शिकस्त दे दी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इज़हार बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। उनके साथ दे रहे शहर बड़ाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी। मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ, थोड़ा सा फंसा रहा, लेकिन फ्रांस वाज टू गुड साइड और जिस तरह की उन्होंने क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी, उन्होंने बताया कि दे डिजर्व टू बी विनर और उन्होंने होने का सबूत दिया कि दे आर वर्ल्ड चैम्पियन एज वेल। कैसे देखते हैं इस कॉम्पैक्ट किस्म की परफॉर्मेंस को? एक तो जिस तरह आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया, मोरक्को के वर्ल्ड कप से निकलने पर काफ़ी हम रंजीदा हैं। सही बात। काफ़ी गमगीन है। मोरक्को हम सब की एक किस्म की फेवरेट टीम बन गई थी और हम जी। उसको बड़ा फुल फ्लैश बैक कर रहे थे। तो काफ़ी अफसोसनाक कह ले कि ये हुआ कि वो फाइनल तक ना जा सके और मेरे ख्याल में मोरक्को अनलकी रहा कल वाले मैच में। चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं विच कैन गो आइदर वे, दे वेंट अगेंस्ट देम। आप शुरू ही कर लें, जो उन्हें पहला गोल पड़ा 5वें मिनट पे, वो एम्बापे की जो डिफ्लेक्शन थी बिल्कुल बन के उसके लिए आई थियो हर्नांडिस की। नो डाउट उसने अच्छा जंप करके एक बड़ी हाई हाइट से फुट उसने किया कि- वॉली मारी और जो उसको प्लेस किया बॉटम कॉर्नर पे। लेकिन जो उसको एम्बापे की जो डिफ्लेक्शन थी, शॉट थी, वो कहीं भी जा सकती कहीं भी थी, जा सकती, बिल्कुल। लेकिन वो थियो हर्नांडिस की तरफ गई जहाँ पे वो खाली खड़ा था और उसने ही कैपिटलाइज ऑन इट। उसको क्रेडिट इस बात पे देना चाहिए। जी उसके अलावा 20वें 21वें मिनट में एक इंसिडेंट होता है जब बुफॉल उनके डिफेंडर के साथ जाके टकराता है। जी उस पे मोरक्को वाले कह रहे हैं कि जी ये हमारी पेनल्टी बनती थी, लेकिन रेफरी ने हमें पेनल्टी देने के बजाय बुफॉल को येलो कार्ड दे दिया। येलो कार्ड दे दिया। उसके बाद स्टॉपेज टाइम में एक इंसिडेंट होता है जिसमें फ्री किक के ऊपर मोरक्को के प्लेयर को वो गिरा देते हैं, लेकिन ना ही वीआर चेक होता है, ना ही कोई पेनल्टी की सिचुएशन बनती है। ऐसे ही और इवन आप देख लें कि गोल पड़ने के बावजूद, इंजरीज फेस करने के बावजूद, मोरक्को से एक जो गलती हुई मैं समझता हूँ इस मैच में हुई थी कि उन्होंने अपनी फॉर्मेशन चेंज की। इस वर्ल्ड कप में थ्रू आउट वो 4-3-3 चलते आ रहे हैं, ठीक। लेकिन कल वाले मैच में इन्होंने 5-4-1 की, 3 डिफेंडर एट बैक खिलाए। साइज जो कि उनके कैप्टन थे पार्शली इंजर्ड थे, उन्होंने उसको सेंटर बैक खिलाया। जो बैक 3 था उसमें उन्होंने सेंटर बैक खिलाया। उन्होंने कोशिश की कि वो कंटिन्यू करें, लेकिन वो 20वें 21वें मिनट तक क्लियर हो गया कि वो इस काबिल नहीं कि वो मैच खेल सकते हैं और बड़ा वो कह रहे थे सही तरह नहीं चल पा रहे थे। तो फिर इस वजह से उन्होंने उसको जब रिप्लेस करना पड़ा, तो वो मेरे ख्याल में मोरक्को की गलती थी। उन्हें अपनी जो सिस्टम, जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जिस पे चलते आ रहे हाँ, हैं उसी को 4-3-3, करना चाहिए। उसको कंटिन्यू करते। और शायद जो गोल उन्हें पड़ा पहला, उसमें भी ये जो चेंज ऑफ सिस्टम है इसका भी रोल था, क्योंकि वो सेट नहीं हो सके शुरू में ही। फ्रांस ने उनको काउंटर, उन्होंने एक अच्छी मूव बना के गोल कर अच्छा, दिया। इसमें आपका भी मैं पॉइंट लेना चाहूँगा। ये जिस तरह हमने क्रोएशिया का मैच भी बड़ा क्लोजली देखा, इस मैच को भी हमने देखा, ये जो डिफेंसिव अप्रोच के साथ टीम्स मैच खेलती हैं, अगर इनको गोल हो जाए समहाउ तो इनके लिए कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर बड़ी साइड के अगेंस्ट। और फिर ये जिस तरह हम बात करते हैं, एक बड़ा कॉम्पैक्ट और रेजोल्यूट किस्म का इनका डिफेंस होता है, ये उसी के अगेंस्ट अपना पूरा ओरा बनाते हैं और फिर एक आधी मूवमेंट करके ये मैच को ले जाते हैं। बट अगर इनके अगेंस्ट हो जाए तो फिर इनके लिए बड़ी और सिचुएशन में अपने आप को ले आते हैं, कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? इसमें मैं पहले तो इसकी बात से, इज़हार की बात से एग्री करूंगा कि चेंजिंग द फॉर्मेशन एट दिस स्टेज, साइज के लिए बेसिकली उन्होंने फॉर्मेशन मेरा जहाँ तक ख्याल है चेंज की, बिकॉज दे वांटेड देयर लीडर, देयर कैप्टन टू बी इन द टीम। जी उसका खुद भी दिल होगा आने को। उसकी वजह से आई थिंक थोड़ी सी जो जिस सॉर्ट ऑफ कहने के हारमोनी के साथ वो पहले खेलते थे, जो फॉर्मेशन के साथ वो रेडी थे, उस तरीके से नहीं खेल सके। लेकिन इसके साथ साथ आप जो बात करें कि इसमें एक और बात यह कि मोरक्को अभी इस गोल पढ़ने से पहले अभी तक ट्रेल नहीं किया था इसने पूरे वर्ल्ड कप में। तो दैट वाज समथिंग आल्सो न्यू टू देम, दैट वाज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी कि हमने गोल नहीं खाना, हमने डिफेंस अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है, एंड देन वी गोइंग टू काउंटर, बिकॉज जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं, मोरक्को हैज़ द कैपेबिलिटी टू काउंटर। इसके साथ साथ तीसरी जो चीज़ मुझे नज़र आई वो ये थी कि अब जो गोल है वो यमीन की गलती से पहला स्टार्ट हुआ था। इफ़ ही हैड नॉट डाइव्ड एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट, तो ही वुड हैव हैड इनफ क्या कहते हैं पेस एंड एनर्जी कि वो ग्रीजमैन की जो अंदर बॉल है उसको कवर कर सके, बिकॉज उसने डाइव की, प्रीएम्प्टिवली डाइव की, उसको ज़रूरत नहीं थी डाइव करने की, बिकॉज उस टाइम पीछे भी
दो डिफेंडर, साइस भी था, दूसरी तरफ जो है वो डारी भी था और कवर कर रहे थे उसको। तो आई थिंक दैट वाज अ मिस्टेक दैट लेड टू द फर्स्ट गोल। उसके बाद डिफ्लेक्शन होना, लेकिन that जिस was तरह इन्होंने unlucky। कहा कि वो कहीं दैट कुड गो ईदर साइड, वो कोई भी जा सकता था। उसके अलावा जब आप ये फुटबॉल में जो आपकी आपस में सिंक्रोनाइजेशन होती है, कोऑर्डिनेशन होती है एज अ बैक पेयर, वो ज़रूरी नहीं कि जब आप उसको सिस्टम चेंज करते हो और आप बैक थ्री करते हो वो उसी तरह ही रहे। तो आपस में जो इनकी डिफेंडर्स की कोऑर्डिनेशन थी वो नज़र नहीं आई जो पहला गोल उन्हें पड़ा। और मेरे ख्याल में शायद उससे यामीक से जो मिस्टेक हुई, जब आप बैक थ्री खेल रहे हो तो आपको पता होता है आपके साथ दो सेंटर बैक और भी हैं, जी। तो आप शायद ज़्यादा यू अटैक मोर, आपकी कोशिश होती है कि आप बॉल जीतो, टैकल्स करो, जी, क्योंकि सही है। पीछे दो और प्लेयर्स हैं जो कवर कर रहे होंगे। शायद बैक ऑफ द हेड उसके लिए यही था, होगी, बिल्कुल। इसलिए उसने रिस्क लिया और टैकल ली, जो कि उसने ग्रीजमैन ने अच्छा टर्न किया। और आप कुछ और अब ऐड करना मैं चाह रहे थे? आई एग्री विद दिस कि ये उसने तब ही वाज ट्राइंग टू गेट द बॉल बिफोर इट केम इन ऑन टू द पेनल्टी एरिया। लेकिन इसके साथ साथ आप जो कह रहे हैं ना कि आपने एक बात की थी कि जो डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलते हैं उसमें फिर अगली बड़ी टीम्स हावी हो जाती हैं। इसके बावजूद कि सेमीफाइनल जैसा मैच, हाई प्रेशर मैच, 4 मिनट के ऊपर, 4.5 मिनट के ऊपर फ्रांस टीम से गोल खाने के बाद जिस तरीके से मोरक्को ने अटैकिंग प्ले किया है, दैट इज़ मतलब इसकी मिसाल जो है वो हमें इस तरह की टीम्स में, अफ्रीकन टीम्स में नहीं मिलती। अगर हम स्टैट्स की बात भी जब चलिए इसके बाद हम गोल भी देखते हैं और आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं। अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। और हम बात कर रहे थे फ्रांस वर्सेस मोरक्को मैच की। आप कुछ पॉइंट उस टाइम बात कर रहे थे, ऐड करना चाह रहे थे। मैं उस टाइम ये कह रहा था कि इवन दो हम बात कर रहे थे उस टाइम पे कि डिफेंसिव अप्रोच अगर रखें तो उस टाइम पे बड़ी टीम के खिलाफ अगर वन डाउन हो जाए तो हावी हो जाते हैं। जी। हमारी जो प्रिडिक्शन वाली तब बात कर रहे थे प्री मैच के अंदर, तब भी मेरा और इजहार का ही पॉइंट था कि अगर इन्होंने फ्रांस ने पहले गोल कर लिया तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मोरक्को। बट हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने उनको प्रॉपर कम्पीट किया उनके साथ पूरे मैच के अंदर। पहले 4 मिनट के ऊपर जब ये गोल कर लेती हैं, उसके बाद तकरीबन 8 मिनट से लेके 15-16 मिनट तक इन्हीं मोरक्को ने चांसेस बनाए हैं, जहाँ पे उनाही ने एक शॉट खेली। उसके बाद जो है वो भी सेव, लोरिस को बड़ा अच्छा सेव करना पड़ा उस टाइम पे। उसके बाद जो है वो गेम थोड़ी सी थम सी गई थी। फ्रांस स्टार्टेड कमिंग बैक। जैश ने एक वो शॉट उसने राइट पे गया, शॉट नहीं ले सका वो। हाँ, शुरू तो- में और मोरक्को ने कुछ अपॉर्चुनिटी भी हाँ, बड़ी अच्छी मिस बिल्कुल। की, डिले कर दी एक शॉट जो 2-3 दफ़ा लगा हमें कि वो अटेम्प्ट कर जाएगा हिट करने की, डिले किया जो कि सेव कर लिया इसी गया। तरह के बहुत चांसेस Chances उन्होंने मिले, बनाए। हाँ। जैसे अभी ज़ेख ने इसने इजहार ने बात की थी ज़ेख वाली, कि उसने ही गॉट अ वेरी गुड बॉल, बुफॉल ने जो है बड़ी अच्छी पास की और उससे वो ही कुडंट बैलेंस नहीं रख सका, तो उसने शॉट जो साइड Weaker पे foot कर पे दिया, था। वीकर फुट पे था। तो उसके बाद जो है वो 35 मिनट्स पे तो तकरीबन 40 मिनट्स के ऊपर फ्रांस ने अपने 2 चांसेस बनाए। इसके अंदर एम्बापे ने बड़ा अच्छा एक चांस बनाया। आज यू कुड सी एम्बापे डूइंग वेल। आज उसने अच्छा खेला, उसने 3-4 बड़े अच्छे रन्स बनाए एंड ही बिकेम वेरी क्लोज। दोनों गोल्स के अंदर ही वाज अ पार्ट ऑफ द He was गोल। a part of- तो yes. उसने वाकई अपनी टीम को जो है वो आज अपने मेरा ख्याल है साथ across साथ the line पहले लेके दोनों गया। गोल्स देखते हैं, फिर आपका ओपिनियन भी उस पर लेते हैं। पहला गोल देखते हैं जी, उस पर हम डिस्कशन करते हैं कि बड़ा लकी, जिस तरह आप लोगों ने कहा, थोड़ा देखिए, सा उसके lucky लिए रहे। एक हर्नांडेस की तरफ बॉल चली गई, हालांकि ये डिफेंडर को हिट करके कहीं भी जा सकती जी थी। बिल्कुल ऐसे ही तो ये बड़ा स्लाइस ऑफ लक था जो फ्रांस को शुरू में मिला। लेकिन क्रेडिट टू हर्नांडेस भी कि एक मुश्किल चांस है, इतना आसान चांस नहीं था। उसने अपनी बॉडी को एडजस्ट किया, जंप किया और इस बात को इंश्योर किया कि बॉल नहीं, बहुत हाइट पे It बॉल was था। above his Yes. shoulder। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये था कि बुनो जो है इतना अच्छा हमारा कीपर रहा है, हमारा ही कीपर रहा है वो, लेकिन वो ही शायद उसके पास टाइम था कि वो एकदम चार्ज करता तो उस बॉल को जो है वो चार्ज ले किया जाता। उसने, असल में लेकिन उसको थोड़ा पहले सा उस सेव उसने उसके लिए अपनी सेव करने की, उसको लग रहा कि एम्बापे की शॉट आ रही है तो उसने सेव के लिए डाइव मारी, लेकिन वो शॉट नहीं, उसको अचानक से डिफ्लेक्ट होके थियो हर्नांडेस के लिए चांस बन गया। देखिए चार्ज कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा वो बस उसने शायद Delay हो expect गया। नहीं किया था। करके ना उसने ही स्टॉप्ड। टॉप, यस। मे बी अगर वो चार्ज कर लेता फिर उसको शायद वो था जो क्रोएशिया के उसने मैच कहा के शायद ये साथ बॉल हुआ था। नीचे आने का वेट करेगा, बट उसने वेट ही नहीं किया, उसने उसी बिल्कुल। हाइट से ही उसने कर दिया। मुझे उस टाइम पे ये हो रहा था कि शायद ये लिवाकोविच का जो है ना वो इंसिडेंट को थोड़ा सा मद्देनजर इसने रखा है ऐसे बैक ही। ऑफ द माइंड कि ऐसा ना हो भी पेनल्टी हो जाए। मेरा ख्याल है दूसरा गोल भी देख लेते हैं पहले, फिर मजीद डिस्कशन करते हैं। वो भी एक प्योर क्लास हमें नजर आई मबापे की तरफ से, क्या खूबसूरत उसने। देखिए इसमें भी जो एम्बापे ने शॉट मारी उनके डिफेंडर को लगी, वो डिफ्लेक्ट होके बॉल कहीं भी जा सकती थी, लेकिन वो ऐसी प्यारी बन के कुलो मुआनी के लिए बन के आई और
टैप इन उसके लिए बहुत ही उसने बस बहुत टैप ही इन करना आसान है, था। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये दोनों मेरे ख्याल में बड़े मेजर और मेरा स्लाइस ख्याल है ऑफ इधर लक थे आपको जो दूसरा जो डिफेंडर इसके साथ है उसके भी लैप्सेस नजर आते उसके हैं, भी हैं। उसके He- है he कि was- उसने even though- कवर नहीं किया हुआ था उसको। देखिए मुश्किल होता है बिकॉज ही इज फेसिंग दिस वे, द अटैकर इज फेसिंग टुवर्ड्स द गोल, द डिफेंडर इज फेसिंग अवे फ्रॉम द गोल, तो इसलिए मुश्किल होता है। लेकिन आई थिंक जितनी मतलब ही कुड हैव एंटिसिपेटेड, यहाँ पे ना फाइन मार्जिन की बात है। यहाँ पे जिस तरह फ्रांस के पास जो है वो लक उनके पास जा रही थी इस मैच में, हाँ। उनके साथ चल रही थी, हाथ पकड़ा हुआ था लक ने उनका ऐसे ही। और दूसरी तरफ जो है ना वो मोरक्को के साथ आज ये नहीं। मेरे ख्याल में तो मेजर स्लाइस ऑफ लक है। आप देखें कि उसने शॉट गोल की तरफ मारी है और डिफेंडर की टांग को लग के वो बिल्कुल खूबसूरत तरीके से बन के कोलो मारने के लिए आ गई है। ऐसे ही और बड़ा मुश्किल था डिफेंडर के लिए इतने शॉर्ट टाइम स्पैन में रिएक्ट करता, अपने आप को एडजस्ट करके उसको रोकता, और उसको तो क्योंकि उसके अंदर एक चीज ये थी कि शॉट के अंदर इतनी पार नहीं थी पहले, जब पास आ रहा था तो ये पहले खड़ा था, कुछ ही कुड हैव ट्राइड फॉर डिफरेंट थिंग, लेकिन वो शायद स्पर ऑफ द मोमेंट उसको शायद वो एंटिसिपेट नहीं कर पाया बॉल को या स्पीड को, या शायद पीछे उसका माइंड में नहीं रहा कि उनका अटैकर खड़ा है, कोलोमानी मेरे खड़ा है ख्याल पीछे। में अरे एम्बापे चाहता भी ना तो इतना अच्छा पास कोलोमानी को दे ही नहीं सकता था जितना अच्छा डिफ्लेक्शन करके वो करके बना। तो ये भी स्लाइसर लक था। उसके अलावा भी आप पूरे मैच में देखें दो ऐसे इंसिडेंट्स थे जिन पे पेनल्टी हो सकती थी, और इवन मोरक्को की एफए जो उनकी फुटबॉल एसोसिएशन है वो कह रही है कि हम कंप्लेन करेंगे रेफरी को कि रेफरी ने मोरक्को के हक में फैसले नहीं दिए या सही फैसले नहीं दिए। और भी ऐसे चांसेस बने जो उस तरह पोस्ट को हिट किया, या मीक की जो ओवरहेड किक थी वो बहुत बेहतरीन ओवरहेड किक थी, उसने बड़ा अच्छा रिएक्ट किया, और वो अगर थोड़ी सी भी इधर उधर होती तो वो गोल हो सकता था। लेकिन उसमें जहां हम कहें कि लक ने फेवर नहीं किया मोरक्को को, लेकिन मेरे ख्याल में जो मोरक्को का फिनिशिंग फाइनल 3 अटैकर्स थे उनमें भी वो किलर इंस्टिंक्ट आज हमें देखने को नहीं मिला। जिस तरह वो इवन जो अलिया मीक की ओवरहेड किक थी, अगर कोई और स्ट्राइकर होता वो ज़रा क्विकली रिएक्ट करता, जिस तरह कोलोमियानी ने क्विकली रिएक्ट किया या थियो हर्नांडेज ने क्विकली रिएक्ट किया एक अपॉर्चुनिटी को, तो कोई और शायद स्ट्राइकर, अगर मोरक्को के स्ट्राइकर्स भी क्विकली रिएक्ट करते तो उस पर वो गोल कर सकते थे। इवन सेकंड हाफ में वो जो हमदुल्ला के पास अपॉर्चुनिटी आई, वो आगे गया डी के अंदर ले गया बॉल को ड्रिबल करके, लेकिन जहाँ पे उसे शॉट लेनी चाहिए थी वो मजीद डॉज करता रहा और उनके डिफेंस को टाइम मिल गया एडजस्ट करने के लिए। और इसमें एक और चीज़ भी है कि हमने जैसे देखा कि कई दफ़ा पोजीशन बहुत ज़्यादा रखने से फ़ायदा नहीं होता, जैसे इस मैच में भी देखते 62%। सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इवन 94 मिनट में एक हमदुल्ला ने राइट नेक्स्ट टू द गोल शॉट मारी, वो भी उनके गोल लाइन से ब्लॉक होगी। तो कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो टच एंड गो व्हिच कुड हैव गॉन आइदर वे, जो फ्रांस की फेवर में इस मेरा ख्याल है वो दिन उनका ही था। इसमें मोरक्को भी जो है वो बहुत टाइम तक बहुत ही ज़्यादा, मैं वही कहने लगा था, लेकिन 62% उन्होंने पोजीशन रखी, 38 उनकी है, शॉट एंड गोल भी समहाउ इक्वल हैं, 13 है फ्रांस की 14 है, तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इक्वल हमें गेम लगी, पोजीशन वाइज तो वो ज़्यादा थी, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जब आपको मैच जीतने के लिए गोल करने पड़ेंगे, ये जो दूसरी टीमें हैं, क्रोएशिया की एग्जांपल हमने ली या अभी मोरक्को की बात करें, इनकी अप्रोच ही बड़ी डिफरेंट थी। इनका था कि हमने दूसरी टीम का गेम प्लान को चेंज करना है, डिस्टर्ब करना है, अपने मुताबिक लेके आना है, हमने गोल नहीं होने देना। लेकिन ये इनको कहीं ना कहीं अपने अंदर ये चीज़ पैदा करनी पड़ेगी, जैसे ब्राज़ील की साइड की हम बात करते हैं, फ्रांस की करते हैं या अर्जेंटीना की करते हैं, इनको जितने मर्जी गोल हो जाए, दे आर कीप और अटैकिंग यू। इवन जर्मनी की भी बात हम कर सकते हैं, तो ये रुकते नहीं है किसी जगह पे। तो ये मेरा ख्याल है ये एक ऐसा एरिया या लूप होल हमें नज़र आता है जिसको एड्रेस करना चाहिए। आप इस पर कुछ कहना चाहिए? देखें मोरक्को ने वैसे भी जो है वो बड़ी ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और जो शॉट्स हैं वो भी उनके बहुत ही क्या कहते हैं आउट क्लास किस्म की जो है वो उन्होंने अटैकिंग की है बीच में। शॉट्स ऑन टारगेट भी जो है वो इनकी 3 है, उसकी भी बाकी भी 3 है। तो लेकिन वो पूरे ओवरऑल भी देखें ना, वर्ल्ड कप में सिर्फ 5 गोल किए हैं। अगर हम दोनों सेमीफाइनल्स को एनालाइज करें, जो आप बात करें कि क्रोएशिया या मोरक्को की तरफ से हमें इंटेंट नहीं नजर आई, मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ रखता हूँ। अगर हम दोनों मैचेस को देखें, क्रोएशिया ने भी 30-35 मिनट तक पोजीशन वो डोमिनेट कर रहे थे। वो अलग बात थी कि फाइनल थर्ड में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर सके जिससे वो गोल कर सके, और अर्जेंटीना ने काउंटर पे 2 गोल किए। एक पहला जो काउंटर पे एक वो पेनल्टी जिस पे मिल गई, दूसरा फिर काउंटर पे अचानक से वो अपॉर्चुनिटी बन गई। वेयरएज इवन मोरक्को वाले मैच में भी जब मोरक्को पीछे चला गया, उन्होंने बाउंस बैक करने की कोशिश की, इंटेंट शो की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या उनके पास ऐसे अटैकिंग रिसोर्सेज नहीं थे फाइनल थर्ड में जो गोल जिसके थ्रू वो गोल कर सकते, चांसेस बना सकते, कन्वर्ट कर सकते। इवन क्रोएशिया के पास भी यही चीज़ लैक की
तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों टीम्स ने इंटेंट शो नहीं की, दे पुट इन देयर बेस्ट शॉट, उन्होंने कोशिश की, लेकिन अगली टीम अर्जेंटीना के केस में इतनी क्लिनिकल थी कि उन्हें 3-4 ही पूरे मैच में मौके मिले जिनको उन्होंने कैपिटलाइज किया। लेकिन ये डिफरेंस तो आप मानेंगे ना कि जो बड़ी साइड हैं जो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर जीतती हैं, ये एग्जीक्यूशन कर पाती हैं कहीं ना कहीं, ये लाइन को क्रॉस कर जाती हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन के अंदर फंस जाते हैं। देखिए ऐसी बिकॉज उनके पास स्टार प्लेयर्स हैं, उनके पास वो फिनिशिंग प्लेयर्स हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास मोरक्को के पास अल नसीरी के अलावा वो कौन सा इनका मेन स्टार्टर है जो खेल रहा था आज, वो भी पूरी तरीके से नहीं चल सका। हमदल्ला की जगह यहाँ पे एम्बापे होता तो जिस तरीके से वो एक उसने पहले एक डॉज की, फिर दूसरे को डॉज की, फिर उस टाइम पे ही वुड हैव लेट गो ऑफ द शॉट एंड वो प्रोबब्ली जिस तरीके की पोजीशन में था दैट वुड हैव बीन अ गोल। और उसी के फौरन बाद जो है उसके 6 मिनट बाद जो है वो फ्रांस ने इक्वलाइज कर लिया। तो इफ यू डोंट टेक योर चांसेस इन द फाइनल थर्ड, सो द बिग टीम्स आर गोइंग टू डोमिनेट यू और आर गोइंग टू गेट द विन। बट इंटेंट और दी एबिलिटी टू गो फॉरवर्ड वो मोरक्को की हम आई डोंट थिंक इस वर्ल्ड कप के अंदर उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। 90+4 मिनट्स पे 90+6 मिनट्स के ऊपर भी उन्होंने बड़े अच्छे चांसेस बनाए। जब एंजल जोई जब आया है तो ही मेड 2 वेरी गुड रन्स और उसने ही ओपन हो चुका हुआ था एंड वो उनाही के जो है वो क्या डिफ्लेक्शन हुई, बाहर चली गई, उसके बाद जो है डिफ्लेक्शन होकर हमदल्ला के पास गई। एनी अदर डे एनी अदर स्ट्राइकर अंदर होती। इसमें बड़ी अच्छी चीज़ मैं शहरियार की बात को मजीद वजाहत करूं, आप देख लें फ्रांस के फ्रंट 4 कौन है। फ्रंट पे जरूर है, उस्मान डेम्बेले है, ग्रीजमैन है, एम्बापे है। ये देख लें किस क्लास के प्लेयर हैं। मोरक्को के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, लेकिन अन-नसीरी, ज़ियाश और बुफॉल उस कैलिबर के प्लेयर्स तो नहीं, या उस स्टैचर के प्लेयर उस तरफ जा रहे हैं। अगर आप क्रोएशिया वर्सेस अर्जेंटीना का कंपैरिजन कर ले, फ्रंट जो उनके फ्रंट मैन है या अटैकर के, अर्जेंटीना के पास मेसी है, वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट फुटबॉलर्स, एटलीस्ट दूसरी तरफ अल्वारेज है, वो भी एक शाइनिंग स्टार है, अपने आप लोहा मनवा रहे हैं। वेरा जब हम क्रोएशिया के देखें, पेरिसिच, पेटकोविच, ये वो जो अटैक 3 है, लुका मॉड्रिच तो उनके सेंट्रल मिडफील्डर हैं, लेकिन जो उनके अटैकिंग 3 है, पेटकोविच हो गया, पेरिसिच हो गया या करामरिच हो गए, वो उस स्टैचर के या उस कैलिबर के नहीं है जो एंजेल डी मरिया हो गया, लियोनेल मेसी हो गया, ये अल्वारेज हो गए। तो नो डाउट जो आपके पास अच्छे प्लेयर्स हैं या स्टार प्लेयर हैं, उनका एक अपना वेटेज होता है और वो चांसेस को क्रिएट भी कर लेते हैं और कन्वर्ट भी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। इवन हम बाकी स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट में भी देखें तो क्रिकेट के अंदर भी वही सक्सेसफुल होती हैं टीमें जिनके पास वो प्लेयर होते हैं जो फिनिशिंग रोल में आते हैं। तो फिनिश लाइन को क्रॉस करना बहुत नेसेसिटी है और मेरा ख्याल है कि ये मोरक्को के लिए एक जर्नी है। इसमें 2 चीज़ें पॉजिटिव है। जैसे कल मैच के दौरान भी कमेंटेटर कह रहे थे कि ये 90% हम पहले देखते क्या थे कि वही 5-6 टीमें वही समहाउ आती थी, उसमें से 1-2 की ऑल्ट्रेशन होती थी। बट अब नई टीम आई है, उसने एक मोटिवेशन इसके अंदर भी ऐड की है, बाकी टीमों के लिए भी एक रास्ता खोला है कि वी कैन कम एज वेल। तो ये एक, जैसे हम बात करते हैं अरेबियन साइड या अफ्रीकन साइड के लिहाज से, वो आई। अब इनका सोच होगी कि अब हमने किसी तरह फाइनल या टाइटल जीतना है। पहले शायद इससे पहले उनकी ये माइंड में सोच ना आई हो, या बाकी टीमें भी सोच होगी कि इफ मोरक्को कैन कम इन सेमीफाइनल तो व्हाई नॉट वी आर। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छे साइन है। इनकी मोरक्को के लिए बहुत अच्छा साइन है, मोरक्को की टीम के लिए बड़ा अच्छा साइन है, अफ्रीका के लिए बड़ा अच्छा साइन है, अरब वर्ल्ड के लिए बड़ा अच्छा साइन है, हमारे लिए बड़ा अच्छा साइन है। मोरक्को बिकॉज एक मुस्लिम कंट्री थी, बिकॉज हम उससे एफिलिएट करते हैं। अब जितनी बात इस वर्ल्ड कप की मोरक्को की सेमीफाइनल होने की वजह से पाकिस्तान में हुई है, आप इसकी जगह पे किसी यूरोपियन नेदरलैंड्स को ले आते तो आप कहते कि वो इतने लोग देखेंगे। ऐसे ही इस वर्ल्ड कप में इस मोरक्कन टीम ने, हम अपनी यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि कितने लोगों को फुटबॉल की तरफ उन्होंने जो रुझान किया है, अब उससे इंस्पायर होंगे। अब कोई जो 4 बच्चे देखेंगे वो कहेंगे अच्छा हाँ यार मोरक्को तो हमारी मुस्लिम कंट्री है, वो देखो खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, चलो फुटबॉल लेके जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं ग्राउंड में। इस तरीके से दिस बिकम्स एन इंस्पिरेशन फॉर अदर टीम्स, फॉर अदर नेशंस कि वो इस ब्यूटीफुल गेम को जो है वो अपना सके। और मेरा ख्याल है यंगस्टर जो बच्चा है वो तो फॉलो ही विक्ट्रीज को करता है। विक्ट्रीज एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग विक्ट्री, तो वो आपके रोल मॉडल बनते हैं, हीरो। जैसे मोहम्मद सालेह की बात करते हैं हम, उसने एक हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ या मुस्लिम जो बच्चे हैं, फ़ैन फॉलोइंग उसकी बहुत ज़्यादा है, वो उसको आइकॉन समझना शुरू हो गए। पहले रोनाल्डो और मेसी को देखते थे। बिल्कुल। तो ये इसी तरह ये 2-4 जो नाम इनकी टीम के अंदर है, वो भी मेरा ख्याल है एक आइकॉनिक प्लेयर बन के आएंगे। थोड़ी सी बात मेरा ख्याल है तीसरी पोजीशन के लिए मैच की भी कर लें और फाइनल की भी थोड़ी सी ले लें।
और फिर आगे तो कल हम डिटेल में थोड़ा अर्जेंटीना वाला मैच भी मेरे जी ख्याल में प्लीज डिस्कस उस कर पे लेते आप हैं। कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर। जो अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया था, जी उस पर अगर बात करें तो क्रोएशिया स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया, 30-35 मिनट तक वो पोजीशन डोमिनेट करते रहे, लेकिन वो फाइनल थर्ड में कोई क्रिएटिविटी या अटैकिंग प्ले ऐसा नहीं बना सके जिस पे वो अर्जेंटीना के ख़िलाफ़ गोल करते। फिर अर्जेंटीना ने अपनी क्लास दिखाई, एक काउंटर पे शुरू में ही, जो कि थोड़ी बहुत डिफेंसिव मिस्टेक भी थी क्रोएशिया के पार्ट पे, जो लवरन था वो बैक लाइन मेंटेन नहीं कर सका, जो कि ऑफ साइड आपने एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन, लवरन थोड़ा ग्वार्डियोल से पीछे था जिसका फ़ायदा उठाते हुए थ्रू बॉल पे अल्वारेज आगे निकल गया। फिर व्हेन ही वाज 1-on-1 विद द गोलकीपर लिवाकोविच ने उसे एक एक्सीडेंट क्लैश हुआ लिवाकोविच और उसके दरमियान, हाँ बिल्कुल, और एक ऐसा पेनल्टी डिसीजन हुआ विच कुड हैव गॉन आइदर वे, या वो हमने कल भी जैसे डिस्कस किया कि वो थोड़ा सा अनलकी रहे। तो उसके बाद से अर्जेंटीना ने उनको करीब नहीं लगने दिया। हाँ, मेसी है, उसने बहुत प्यारी पेनल्टी ली, Yes. और ये उसकी इस वर्ल्ड कप में तीसरी ओपन प्ले में और चौथी ओवरऑल पेनल्टी थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही एक ब्रेक पे गोल दोबारा अर्जेंटीना करती है, Yeah. और इसी तरह क्रोएशिया हालांकि पोजीशन डोमिनेट करती है, लेकिन अर्जेंटीना को जो चांस मिलता है उस पर वो स्कोर करते हैं और अपना लोहा मनवा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। चलिए थोड़ा सा हम आज लाइट डिस्कशन करते हैं दोनों आने वाले मैचेस के लिहाज से, और फिर कल हम कोशिश करेंगे एक कॉम्पैक्ट किस्म की डिटेल डिस्कशन भी करें, और फिर कुछ दूसरे हम एस्पेक्ट के ऊपर जो इस वर्ल्ड कप की जो बेनिफिट्स के हवाले से बातें हैं वो भी आप लोगों की राय लेंगे, जिसमें लाइक अटेंडेंस कितनी आई, मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए कितनी बड़ी बात है ये। अगर हम ये मिडिल ईस्ट के हवाले से बात करते हैं तो ये उधर फुटबॉल का आना ये कितना बड़ा है, और ये एक ऐसा मेरा ख्याल है कि एक रजीम चेंज होगी सारी, आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, एक्सपोजर के लिहाज से देख लें, कि ये मेरा ख्याल है बहुत हेल्पफुल है इस्लामिक कंट्रीज़ के लिहाज से। उसमें कोई आप पॉइंट ऐड करना चाहें तो प्लीज़ कर नहीं, सकते हैं। बेशक है, जिस तरह अभी पहले बात हुई कि दिस इज़ गोइंग टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल टू पिक अप द फुटबॉल, और फिर हम उसकी आई थिंक हम कल जाके ये इसकी जो इम्पैक्ट है वो नहीं देख सकेंगे। ये यू विल सी दिस इम्पैक्ट थ्रू आउट the next 10-20 years Yes, now, exactly. and डेकेड तो लगेगा बिल्कुल। yeah, and हाँ। ये एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है जी। कि कैसे एक छोटा सा स्टेप जो है वो आगे पूरी की पूरी नेशंस की एक कोई फुटबॉलिंग तकदीर बना सकता है, जर्नी जी। बना सकता है। आज का इवन बच्चा जो उनकी फुटबॉल डेवलपमेंट के खेलेगा, वो लिहाज से कल का- बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उनका जो एक एक्सपोजर चेंज होगा, उनकी डायनामिक्स चेंज होंगी, ये पूरी कतर की बात करें तो मेरा ख्याल है बहुत आउटस्टैंडिंग। इवन उसका देखें हमारे साथ कितना रिलेट हुआ, फुटबॉल हमारे हर साल जाते हैं, वो कितना हमने रेवेन्यू उस लिहाज से स्पोर्ट में हासिल किया, फिर प्लस हमारी सिक्योरिटी गई उधर, वो कितना इम्पैक्ट है। फिर अगेन काफ़ी चीज़ें हमारे साथ भी एसोसिएट की गई इस वर्ल्ड कप के लिहाज से। मोरक्को की हम ऑलरेडी बात की तो प्लस काफ़ी है, और कितना हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट उधर आए और एक उन्होंने एक जगह को एक्सपीरियंस किया, मैचेस देखे। तो मेरा ख्याल है जिस तरह एक दुबई हब बन चुका है, इंटरनेशनल कमोडिटी बन चुका है लोगों के आने के लिहाज से, तो नेक्स्ट इज डोर इज ओपन फॉर कतर एज वेल। नहीं, बेशक उन्होंने इतनी उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया 10 हाँ। साल के अंदर। उन्होंने 8 स्टेडियम्स बनाए, वर्ल्ड क्लास बनाए। यस। और उसके बाद इंटरेस्टिंगली इनफ रशिया से ज़्यादा अटेंडेंस जो है वो अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर जो हुई है, तो दैट्स अ गुड साइन फॉर फुटबॉल व्यूअरशिप के ओवरऑल। लिहाज से हम देखें कि बिलियंस ऑफ व्यूअरशिप है। इवन डिजिटल मीडिया के ऊपर कोई फुटबॉल इतना नहीं देखा गया था, वो उसकी माइलेज जो है वो पहले पास में कभी नहीं देखी गई। तो आप देखें कि सारे बॉक्सेस टिक हुए हैं इसके लिहाज से, और मेरा ख्याल है कि ये अगले वर्ल्ड कप तक सिनेरियो बहुत चेंज होगा। और नेक्स्ट कभी भी आप अगर एशिया के अंदर देखेंगे फुटबॉल, तो एक आप यहाँ अरब कंट्री के अंदर कभी आता है, और मैं तो अब फोर्स ही ये कह रहा हूँ कि आप ये देखेंगे इनको फॉलो करेगा सऊदी अरेबिया, जिस तरह वो अपनी हर चीज़ को रिवैम्प कर रहा है, ठीक है, अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपने स्पोर्ट्स के लिहाज से भी वो जितने कीन है, जिस तरह वो इवेंट करवा रहे हैं, इवन उधर हॉलीवुड स्टार्स को वो दावत दे रहे हैं, तो वो फुटबॉल के अंदर उनका भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा। तो मेरा नेक्स्ट डोर आपको उधर जाएगा। मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद सऊदी अरेबिया इज गोना ट्राई फॉर द 2030 वर्ल्ड कप, Yes. 2034 वर्ल्ड कप। बिल्कुल मैंने भी ऐसे ही पढ़ा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर वो चीज़ हो जाती है दैट्स आल्सो गोना बी गुड फॉर, अगर लेट्स सपोज नहीं होता तो मोस्ट लाइकली उससे कोई 4-5 साल बाद दे विल एबल टू टेक इट, क्योंकि वो एक जिस तरह उन्होंने माइंडसेट अपना वो एक तैयार कर रहे हैं, तो दे आर फॉलोइंग द दुबई स्ट्रक्चर, या अभी कतर ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया उनके पास। तो ये अरब कंट्रीज जो हैं ये ओबियसली ये बड़ा इन्फ्लुएंस रखेंगे, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। हमारे सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी है दे आर ऑलमोस्ट 65% इन सऊदी अरेबिया, रेस्ट इज इन यूएई एंड कतर एज वेल। तो आप हमारा वो जो एक इंटरेक्शन या उधर लोगों का होना
और फिर उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना, तो समहाउ वो, और फिर इस्लामिक जो एक हमारा सही एक है। साथ कनेक्शन है उनके साथ, तो वो मेरा ख्याल है आई समहाउ थिंक ये हमारे पाकिस्तान के फुटबॉल कल्चर के लिए है ना, दिस वर्ल्ड कप इज गोइंग टू प्रूव टू बी अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि जिस तरह पे बड़ी अच्छी बात की आपने कि वहाँ पे अब लोग आए हैं, वहाँ पे उन्होंने कतर में जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स हैं उन्होंने इंटरेक्ट भी किया है फुटबॉलिंग वर्ल्ड के साथ। अब यही जो चीज़ है, यही थॉट प्रोसेस है, वो ट्रिकल डाउन होगा। एंड आई थिंक फुटबॉल जो है वो आपको क्रिकेट को भी जो है ना वो एक अच्छा टाइम दे सकता है। हाँ बिल्कुल। और मैं तो अभी रिसेंट अगर आप 2-3 साल में मैं देखूँ, क्योंकि मेरी ऑब्वियसली एज यू नो कि स्पोर्ट ही हम सारा टाइम बात करते हैं, देखते हैं, तो न्यू जनरेशन जो आप देख रहे हो स्कूल्स के अंदर या ग्राउंड्स के अंदर, वो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। हमारे एरा के अंदर जब हम खेलते थे तो वो 90 थी क्रिकेट की और 10% बाकी सारी स्पोर्ट्स की बिल्कुल थी। सही। बट अब जो बच्चा आ रहा है वो 50% फुटबॉल खेलता है, 50% क्रिकेट खेलता है। तो अभी ये बच्चे हैं, ये जब दे आर ग्रोइंग अप, तो जैसे ये ब्रॉट अप करें, इनकी वो करेंगे क्रॉस 15 या 20, तो एक नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मेरा ख्याल है कि आप यू विल सी द डिफरेंस। अभी इसी के ऊपर मैं छोटी सी एक बात कर लूँ। आई वाज टॉकिंग टू अ कज़न ऑफ माइन, और उनका बच्चा जो है वो ही इज़ अराउंड 11 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड, और उन्होंने ये पूरा फुटबॉल, ही इज़ अ फुटबॉल फ़ैन, मैन यूनाइटेड का फ़ैन है, और उसने पूरा वर्ल्ड कप जो है वो फॉलो किया है। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग जब मोरक्को जो है वो हारा है। अब उसका मोरक्को से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, बट द इमोशंस दैट वी फील विद मोरक्को उसके अंदर सम अप हो जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। अब वो देखें ना, वो इंस्पायर हुआ है ना। बिल्कुल ऐसे, और हज़ारों लाखों ऐसी एग्जांपल भी आई हैं। अभी इजाज़त चाहते हैं जी, कल हम कोशिश करेंगे कि पोजीशन का जो मैच है क्रोएशिया वर्सेस मोरक्को, उस पर भी बात करेंगे और फाइनल के वाले से भी बात करेंगे, कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्या क्या करना चाहिए, वो आप लोगों के डिटेल एनालिसिस लेंगे। अभी जी आपसे इजाज़त चाहते हैं, काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिए। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।